चुनाव हो रहा है बेसिकली किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट। देखिए, 2 नहीं 3 दिग्गज सामने हैं, आप देखिए, और ये तीनों दिग्गज बीजेपी में हैं। आपको समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी, किरोड़ी लाल मीणा और कन्हैया लाल। देखिए, गंगानगर हमेशा से वहाँ के ज़्यादातर एमएलएज बीजेपी के हैं और गंगानगर जो है वो पूरी तरह से वहीं पर जाने वाली है, उसमें कोई दो राहें है नहीं। और गंगानगर में इस बार जो टिकट दिया है वो काफ़ी महिला शक्ति को दिया है और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से बीजेपी के खाते में ही जाएगी। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और अब प्रत्याशियों के जब चुनाव के प्रचार शुरू हुए उसके बाद अब समीकरण लगने शुरू हो गए हैं सीटों के वाइज। सीट पर सीट अगर हम देखें तो 2 चरणों में राजस्थान में चुनाव है। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और दूसरा होगा 26 को। तो आज हम पहले चरण की सीटों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी सीट पर कैसे बन रहे हैं समीकरण और किस तरह से पहले चरण में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, हम शुरुआत करते हैं पहले चरण की सीटों से। तो सबसे पहले हम चलते हैं टोंक सवाई माधोपुर। तो टोंक सवाई माधोपुर के सीट के अगर समीकरणों की अगर हम चर्चा करें सब चीज़ों को देखते हुए, पहले तो वहाँ पर प्रत्याशियों का इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा प्रत्याशी घोषित होने का, और अब उसके बाद जो समीकरण बन रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, टोंक सवाई माधोपुर में कांग्रेस ने सचिन पायलट खेमे से हरीश मीणा को खड़ा किया है। हरीश मीणा के सामने बीजेपी ने सुखबीर जौनपुरिया, जो कि उनके पहले सांसद रह चुके थे, उन्हीं का टिकट रिपीट किया है। और साफ सीधी सी बात है, गुर्जर समाज पसंद नहीं करता हरीश मीणा को। पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और अपने कई वायरल वीडियोज़ भी उनके कई सोशल मीडिया पर हैं और नेचुरली भी गुर्जर समाज के खिलाफ इतना बुरा बुरा बोलते रहे हैं, लगातार बोलते रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने सचिन पायलट की भी खिलाफत है कि उन्होंने ऐसे आदमी को टिकट दिया ही क्यों। और सुखबीर सिंह जौनपुरिया ऑलरेडी वहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं, मोदी जी के नाम से चुनाव जीते हैं और साफ तौर से सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है और देश में प्रधानमंत्री का और कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए टोंक सवाई माधोपुर, चाहे सचिन पायलट वहाँ पे प्रचार कर भी रहे हैं तो भी पूरी तरफ से यहाँ बीजेपी के खाते में ही जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। अगली सीट हम लेते हैं, बहुत ही हॉट सीट है, राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट। और इस पर आप समीकरण किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे अगर देखा जाए तो 2 दिग्गजों के बीच में चुनाव हो रहा है बेसिकली किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट। देखिए, 2 नहीं 3 दिग्गज सामने हैं, आप देखिए, और ये तीनों दिग्गज बीजेपी में हैं। आपको समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी, किरोड़ी लाल मीणा और कन्हैया लाल, ये तीनों की तिकड़ी वहाँ पर काम कर रही है। और सामने है मुरारी लाल मीणा, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन पानी की समस्या जिसके तौस है और कहीं ना कहीं पिछला कांग्रेस कार्यकाल सबने देखा है। और उसको देखते हुए मुरारी लाल मीणा के खाते में इस बार कंपटीशन तो है, बीजेपी के लिए वो सीट उतनी आसान नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस सीट को जीत जाएगी। क्योंकि यहाँ पर समस्या एक दूसरी है कि मुरारी लाल मीणा से जो एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने कभी भी पूरी नहीं की, ना तो पानी की एक्सपेक्टेशन पूरी की है और ना ही समाज की जो दूसरी एक्सपेक्टेशंस हैं, वहाँ पर कॉलेजेस नहीं हैं, वो पूरे नहीं किए। कोई भी एक्सपेक्टेशन दौसा की पूरी नहीं हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं विकास हो और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बात को सोचकर अगर वो वोट देंगे तो अंततोगत्वा बीजेपी के खाते में वो सीट जाएगी। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, जो कि नागौर की सीट है। वो भी काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है राजस्थान की, और वहाँ पर ज्योति मिर्धा वर्सेस हनुमान बेनीवाल है। तो उस सीट के समीकरणों पर आपकी क्या राय है? देखिए, नागौर में निश्चित तौर पे कंपटीशन है, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जिस तरह से इंडिया गठबंधन में गए हैं उसके कई सारी आलोचना हो रही है। और ये चुनाव जो है वो बजाय कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के पर्सनल जो दुश्मनी है उसका चुनाव बनकर रह गया है। तो डॉक्टर ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में चुनाव है। भाजपा के लिए मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती नागौर की सीट रहने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सभा होने के बाद में ऐसी कई चुनौतियां पलट दी गई है और इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। और हनुमान बेनीवाल के साथ ये है कि उनके कांग्रेस में जाने के, कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद उनकी काफ़ी खिलाफत होने लगी है, तो उसका भी असर देखने को मिल सकता है।
जोधपुर की हम बात कर लेते हैं। जोधपुर में करण सिंह वर्सेस शेखावत चल रहा है, तो वहाँ पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आप बेसिकली जोधपुर से आते हैं और वहाँ की राजनीतिक हवा के साथ साथ सारी हवाओं से जानकारी रखते हैं। देखिए, करण सिंह उचियाड़ा जो हैं वो उन्होंने कई बार ट्राई किया कि उनको विधानसभा का टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने उनको विधानसभा के लायक भी नहीं समझा और अब एकदम से उनको सांसद का टिकट इसलिए दे दिया गया क्योंकि वहाँ से टिकट लेने वाला कोई था नहीं। पहली बात तो गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ से लगातार सांसद रहे हैं, उसके बाद मंत्री भी रहे हैं। तो सांसद रहना, फिर मंत्री रहना और फिर ये सरकार आते ही ईआरसीपी जैसा काम कर देना और भी जोधपुर में एम्स जैसे कई काम कराए हैं। तो सब जानते हैं कि एक नारा भी वहाँ पर चलता है कि गजेंद्र और नरेंद्र, देश में नरेंद्र और जोधपुर में गजेंद्र। तो कहीं ना कहीं उस नारे को लोग मानते भी हैं और ज़्यादातर एमएलएज वहाँ पर बीजेपी के हैं, तो वो सीट तो जाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता और पूरी तरह से वो सीट एक तरफा बीजेपी के पास जाएगी। बात करें अगर जयपुर ग्रामीण की और जयपुर सीट की, दोनों पे आपके क्या समीकरण है? क्योंकि जयपुर ग्रामीण से जो सीट का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि राजपूत को मिलेगी, लेकिन राजपूत कैंडिडेट तो उतार दिया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वहाँ पर राजघराने का दबदबा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा या फिर इस सीट पर राजपूत समाज के जो दबदबा माना जाता है वो पूरा होगा? देखिए, शाहपुरा और आसपास का जो इलाका है वो राव राजेंद्र सिंह को काफ़ी मानता है, उसमें कोई दो राय है नहीं। और दूसरी तरफ से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उनके लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं, जो कि पूर्व सांसद वहाँ पर रह चुके हैं। तो दोनों ही तरफ से वहाँ पूरा, सबसे पहली प्रधानमंत्री मोदी ने जो रैली की राजस्थान की इस चुनाव की, उसकी शुरुआत कोटपुतली से हुई है। तो कहीं ना कहीं वहाँ समीकरण पूरे एक तरफा है। हालांकि वहाँ सचिन पायलट का टीम का सदस्य अनिल चोपड़ा खड़ा है और कहीं ना कहीं पूरी जान झोंकी जा रही है अनिल चोपड़ा की तरफ से, सचिन पायलट की तरफ से, लेकिन उसका कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं। बात करें अगर सीकर की, तो सीकर के अंदर कांग्रेस ने तो गठबंधन कर लिया है, वहाँ पर बीजेपी इस गठबंधन के सामने कितनी स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा कांग्रेस की अगर कहीं बुराई हो रही है या कांग्रेस के लिए अगर कहीं कांग्रेस हंसी का पात्र बनी है तो वो जगह सीकर है, क्योंकि जहाँ से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष आते हैं वो खुद ही वहाँ खड़े होने का साहस नहीं बता पाते। अब देखिए, लोग कहते हैं कि सब लोग बीजेपी की वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी की वाहवाही करने का हमें या और किसी को भी मौका कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है। सचिन पायलट से टिकट बोला कि आप लोकसभा खड़े हो जाओ, उन्होंने टिकट नहीं लिया। फिर अशोक गहलोत से बोला, उन्होंने टिकट नहीं लिया। गोविंद सिंह डोटासरा से बोला कि भाई तुम सीकर से लड़ लो, उन्होंने टिकट नहीं लिया। और टिकट नहीं लिया हो तो एक बात है, लेकिन अपनी सीकर की सीट कांग्रेस को दी ही नहीं। इतना उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वहाँ कांग्रेस नहीं जीत सकती कि वो लेफ्ट के हाथों दे दी। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखाता है कि खुद बीजेपी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कितने डरपोक साबित हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं चूरू की राजनीति के समीकरणों की, तो वहाँ पर इस बार सबकी नज़र बनी हुई है जब से कसबा कांग्रेसी बन गए हैं और देवेंद्र झांझड़िया के लिए पीएम ने रैली की है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर समीकरण किस तरह से बनने वाले हैं इस बार? देखिए, चूरू में फ़ाइट टफ बताई जाती है और कहा जाता है कि फ़ाइट थोड़ी टफ है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि चूरू में राहुल कस्वा जब जीतते थे तो वो इसलिए जीतते थे क्योंकि उनके साथ कमल का निशान होता था, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीतते थे। लेकिन उन्होंने कमल का निशान छोड़ा, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को छोड़ा, उन्होंने छोड़ दिया बीजेपी को। उसके बाद कहीं ना कहीं एक जनता में साफ तौर पे बात है कि भाई बिना उनके ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ रैली करके स्पष्ट कर दिया कि सामने भी तो जाट ही है और गरीब परिवार से है, तो उनकी भी मदद करनी चाहिए। और लोग कहीं ना कहीं उस रैली के बाद में प्रधानमंत्री की पूरी तरह से उन्होंने अपना माइंडसेट शिफ्ट किया है। हालांकि फिर भी वहाँ चुनौती है थोड़ी। गंगानगर और बीकानेर सीट की बात करते हैं, लोकसभा सीट की, तो वो भी पहले चरण में ही होंगे चुनाव। उन सीटों पर आपके समीकरणों की क्या राय है? देखिए, गंगानगर हमेशा से वहाँ के ज़्यादातर एमएलएज बीजेपी के हैं और गंगानगर जो है वो पूरी तरह से वहीं पर जाने वाली है, उसमें कोई दो राहें है नहीं। और गंगानगर में इस बार जो टिकट दिया है वो काफ़ी महिला शक्ति को दिया है और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से बीजेपी के खाते में ही जाएगी। तो ये थे पहले चरण में होने वाले चुनावों के समीकरण जो ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी एक है। नागौर और एक चूरू,
ये 2 कंपटीशन है, ये 2 टफ फाइट्स हैं, बाकी तमाम सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रही हैं। जी, तो ये तो थे हमारे समीकरण। आपकी क्या राय है इन सीटों पर, अगर आप भी आते हैं इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों से, और आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा वहाँ पर ज़्यादा भारी है? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ही मायने रखती हैं। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।